हेलो बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बाद आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। मतलब इसका अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए मेरे पास ये द्विध्रुव है, यहाँ पे ऋणावेश रखा हुआ है और यहाँ पे धनावेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इस द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव चारों तरफ कितना उत्पन्न होगा। जैसे एक तो हम निकालते हैं द्विध्रुव की अक्ष पर और एक हम निकालते हैं द्विध्रुव की निरक्ष पर। ठीक है, पर हमारा जो आरबीएससी बोर्ड है बच्चों, उसमें इस टॉपिक के अंदर ठीक है हमें ज्ञात करना होता है ना तो अक्ष पे, ना तो द्विध्रुव अक्ष पे और ना ही निरक्ष पे। ठीक है, दोनों में हमें निकालना नहीं होता, हमें निकालना होता है किसी और बिंदु पर। ठीक है, बाद में उसको हम केस के थ्रू लेके आएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, अभी मान लीजिए मेरे पास ये ऋणावेश है और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या धनावेश है और ये मेरे पास एक पूरा द्विध्रुव है एक। ठीक है, मेरे पास ये बिंदु ए है, ये मेरे पास बिंदु क्या है बी। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे यहाँ पे मूल बिंदु ओ होता है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर स्मॉल ए, और पूर्णतया ये मिला के कितना बन जाएगा, 2a बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की निरक्ष। तो मैंने क्या बोला, हमें बिंदु ना तो यहाँ पे लेना है ना ही यहाँ पे लेना है टॉपिक के मुताबिक। ठीक है, तो हम बिंदु मान लेते हैं कहीं दूसरी जगह, यहाँ मान लें। ठीक है, वो चीज़ है। अब देखिए, अब मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बिंदु। वहां हमें पता करना है कि कुल विभव कितना होगा। क्या पता करना है, कुल विभव कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इसकी जो दूरी है हमने कितनी मान ली, आर मान ली। अब दोनों आवेश जो है बिंदु आवेश यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ से भी इनकी क्या होगी, दूरियां होगी। तो मान लेते हैं एक बार कि ऋणावेश से दूरी कितनी है, r1 है। मतलब जो ओ पी है वो तो हमारे पास r है और जो ए पी है वो हमारे पास क्या है, r1 है। इसी प्रकार से मेरे पास जो बीपी दूरी है, इस धनावेश से दूरी है बीपी, मान लो मेरे पास वो कितनी है, r2 है। मतलब मेरे पास ये कितना है, r2 है। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है बच्चों, ध्यान देना। हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, चूंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर कितना है, KQ बटे R। ये हम पिछले वीडियो में ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बच्चों ध्यान दो क्या होता है। तो यहाँ पे कितने आवेश हैं, 2 आवेश है। ठीक है, तो विभव कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अगर 2 आवेश है तो विभव 2 होंगे। तो हमने माना कि ऋणावेश कोमा धनावेश, ये वाला आवेश के कारण विभव जो है वो V1 कोमा V2 है, मान लें। ठीक है, तो अब देखिए V1 का मान हमें ज्ञात करना है। हमने V1 किसके वजह से माना, माइनस क्यू के वजह से। माइनस क्यू कहाँ पे, ये रहा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, R1 दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए K तो कांस्टेंट है, K में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। धनावेश है पर यहाँ पे ऋणावेश के लिए ले रहे हैं पहले, तो ऋणावेश क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बटे में क्या आती है, दूरी आती है। यहाँ पे दूरी कितनी है ऋणावेश से P की, R1। तो ये कितना जाएगा, R1। तो कितना जाएगा, माइनस का KQ बटे में R1, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए इसी प्रकार से मेरे पास V2 का मान निकालना है। V2 विभव मैंने किसके वजह से मान रखा है, प्लस Q आवेश के वजह से। तो प्लस Q आवेश ये रहा, तो K गुणा में क्या हो जाएगा, प्लस Q, और दूरी कितनी हो जाएगी, R2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 विभव हो गए। अब देखिए हमें करना क्या है बच्चों, हमने दोनों आवेशों के वजह से विभव ज्ञात कर लिए। हमें निकालना क्या है, कुल विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो देखिए V1 जो है मेरे पास कितना है, माइनस का KQ बटे में कितना, R1, और मेरे पास V2 कितना है, KQ बटे में R2। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, मैं KQ को कॉमन लूँगा। ठीक है, तो ऋणावेश में कितना आएगा, माइनस का ये प्लस का कितना, 1/R2। अब आपको बच्चों यहाँ लेना पड़ेगा लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम कितना आएगा इन दोनों का, R1 और R2, इन दोनों का।
ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस का R2 प्लस का R1। ठीक है, समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो बच्चों अभी वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले लिख लेना यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, अपना पास बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने निकाला क्या, कुल विभव। ठीक है, किस रूप में, R1 R2 के रूप में। पर बच्चों होता क्या है, ध्यान देना, इस समीकरण के बाद हमें विभव को लेके आना होता है R के रूप में। किस रूप में, R के रूप में। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि R1 R2 को हम बदले किस रूप में, R के रूप में। किस रूप में, R के रूप में। इसलिए थोड़ा सा डेरिवेशन क्या है, हल्का सा बड़ा हो गया, हल्का सा। ठीक है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी वे में है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ए, आप बच्चों हमेशा लाइफ में ध्यान रखो, वहाँ देखिए कि जैसे मान लीजिए मुझे R2 को क्या करना है, मुझे बदलना है किसमें, R में। मैंने क्या किया, R2 को R में लाने के लिए, R में लाने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान देना, हमने लंब खींचते हैं बच्चों, एक क्या खींचते हैं, एक लंब। B से इस OP रेखा पर मैंने एक लंब खींचा, क्या खींचा, लंब। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, CP मान लें। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने लिखा BC एक लंब है किस पे, OP पे। अब आप सोच रहे हैं सर लंब से क्या मतलब हुआ, लंब खींचने से क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान दो। देखो बच्चों, लंब खींचने से फ़ायदा ये होता है कि जो भुजा PB है वो लगभग बराबर हो जाती है किसके, PC के। तो देखिए ये मेरे पास जो BP है वो किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। बिहार ने पढ़ा है, आपने नियर बाय पढ़ा है कि ये चाप हम जब लेते हैं तो लगभग इसको ऐसे काटता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो BP लगभग बराबर हो जाएगा किसके, CP के। अब देखिए BP कितना है, R2। अब CP का मान हमें पता नहीं है, पर देखिए CP को हम क्या लिख सकते हैं, OP में से अगर हम OC को घटा दें तो मेरे पास क्या बचेगा, CP बचेगा। तो मतलब OP में से हमने क्या माइनस कर दिया, OC को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। OP कितना है, R, अभी मेरे पास क्या है, OC। तो देखो इसका अर्थ क्या हुआ, हमें R2 को निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, OC चाहिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको आप पक्का लिख लेना। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, ध्यान दो। अब हमें OC ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको डेरिवेशन रटना नहीं है, हर डेरिवेशन में कोई ना कोई कारण होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब देखिए, तो देखो हुआ क्या बच्चों, ये मेरे पास OC है, ये वाला OC है। ठीक है, तो देखो जरा गौर से देखना, हमारे पास त्रिभुज जो बन रहा है OCB वो एक समकोण त्रिभुज बन गया, लंब है ये। ठीक है, OC इसमें क्या है, आधार है। ठीक है, और लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। तो जो OB है वो कितना है, A है। तो हमें पता लग गया OB कितना है, A है। तो देखो, तो अगर हम यहाँ पे एक कोण मान लें, क्या मान लें, कोण। भाई जो भुजा OP है वो अगर 37 से, जैसे 37 का मतलब क्या होता है, ये आमतौर पे क्या होती है, एस अक्ष। तो OP कहाँ है, ऐसा है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, कोण मान लिया। तो देखिए OCB में आपको पता है OC क्या है, आधार है। तो आधार बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण इंटू कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा, OC, कर्ण क्या हो जाएगा, OB, तो क्या आएगा, OB कॉस थीटा। OB क्या हो जाएगा, A कॉस थीटा। ठीक है, वो चीज़ है। अब इसका उपयोग करके आप कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 4 में रख दोगे। जैसे ही समीकरण नंबर 4 में इसका उपयोग करोगे बच्चों, आप खुद देखिए हमारे पास R2 बराबर कितना आ जाएगा, R-A कॉस थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, एग्जाम में इस फॉर्मूले के बाद आपको अगर R1 को बदलना है किसमें, R में, तो बहुत ही छोटे वे में आप इसको बता सकते हो। कैसे, ध्यान देना, इस चित्र को जरा गौर से देखो बच्चों, चित्र को, कि यहाँ पे R1 बड़ा है किससे, R2 से। तो अगर R2 के लिए मान हमारे पास कितना आया, R-A कॉस थीटा आया, तो R1 में कितना जाएगा, R+A कॉस थीटा। भी ये मान कम है तो नेगेटिव आएगा, ये मान बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो डायरेक्टली कि R1 का मान कितना आ जाएगा, R+A कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप उठा के बाद में यहाँ पे रख दोगे। पर आपको लगता है नहीं सर हमें तो प्रूफ करना है, हमें तो पूरा बताइए कि R1 का मान ये कैसे आया। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी वे में कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये लिख लेना पक्का। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों देखो होता क्या है, मान लीजिए R1 को आपको बदलना है किसमें,
आर के रूप में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लंब खींचा बिंदु ए से, किस पे, ओपी पे। आपने पढ़ा है ज्यामिति से किसी भी रेखा को हम आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ओपी को मैंने कहाँ बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा, लंब बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। तो इसको मान लीजिए मेरे पास क्या है, डी है, ए बी सी और डी। तो देखिए, तो पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट नंबर ए था, तो ये पॉइंट नंबर बी। मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिए, R2 को R के रूप में लाने के लिए हमने लंब खींचा AD, किस पे खींचा, OP पे, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों ये OD हो गया, तो ज्यामिति से, इससे ज्यामिति से आप खुद देखिए बच्चों कि जो भुजा AP है वो लगभग बराबर होगी किसके, DP के। मतलब AP बराबर कितना आ जाएगा, DP आ जाएगा। अब AP कितना है, R1 है, देखिए आप पूरा। DP को हम क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान दो, DP ये पूरा है तो OD प्लस OP, तो OD प्लस OP को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, R प्लस OD। OP कितना है मेरे पास, R प्लस का OD। अब देखो बच्चों, हमें OD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी, जिस तरह से अभी हमने समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिया था, कौन सा, OCB, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज बच्चों लिखते हैं कौन सा, ADO ले लेंगे, ठीक है। ADO में देखो समकोण है ये, तो ये क्या जाएगा, कर्ण, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल है। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो OD है, जो बच्चों आधार है, आधार दोबारा क्या होता है, कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो OD जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, कर्ण कितना है, A है, तो A कॉस थीटा, ठीक है। तो इस OD का उपयोग आप कहाँ कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, R प्लस A कॉस थीटा, समीकरण नंबर 6। तो देखो ये बात तो आपको मैंने पहले भी कही थी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इतना ना करके जब आप यहाँ आ जाएंगे तो उसके नीचे लिख दोगे इसी प्रकार, R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर कितना आ जाएगा, R प्लस A कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये बातें आप पक्का लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों अब जो मेन बातें हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो इनको आप वीडियो को पॉज करके इनको आराम से लिख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये भी मैं मिटा रहा हूँ एक बार, इसकी भी कोई आवश्यकता भी हाल फिलहाल नहीं है। अब देखिए हमारे पास बच्चों R2 भी आ चुका है और R1 भी आ चुका है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, ध्यान देना कि R1 R2 के मानों को, R1 R2 के मानों को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं पहले लिखता हूँ, एक बार सही रहेगा। देखिए समीकरण नंबर 3 में कितना है, V बराबर KQ आ रहा है, ठीक है। फिर दो क्या आ रहा है, माइनस का R2 कौन सा है, ये रहा। पर देखो बच्चों ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो माइनस आने से यहाँ पे क्या होगा, माइनस का R, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का A cos थीटा, मतलब माइनस का R प्लस का A cos थीटा, ठीक है। फिर देखो क्या रहा है, प्लस का R1, प्लस का R1 तो पॉजिटिव का, R1 का मतलब क्या है, ये रहा, तो कितना आएगा, R प्लस A cos थीटा, ठीक है। अपॉन में ध्यान दीजिए क्या आएगा, अपॉन में ये R1 और दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो R माइनस A cos थीटा और R प्लस A cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ध्यान दो क्या बनेगा, R प्लस A cos थीटा और इंटू में R माइनस A cos थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, इस R से ये कार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। A cos थीटा प्लस का A cos थीटा तो कितना हो जाएगा, 2A cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आएगा, KQ 2A cos थीटा। अब देखो बच्चों नीचे क्या बन रहा है, ध्यान देना, A प्लस बी A माइनस बी, आपने पढ़ा है फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कुल विभव का सूत्र मेरे पास आ गया। अब देखो बच्चों इस सूत्र को आसान करने के लिए, एकदम इजी करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, अभी इसकी कोई हमें नीड नहीं, चलो ये पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा 3 केस। कितने केस,
3 केस। ऐसे घबराओ मत आप लोग, ठीक है। ये महत्वपूर्ण केस हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके काम आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र को इजी करने के लिए बच्चों सिंपल सी बात है, आप थोड़ा ध्यान दो। देखो 2b है, ab और qb है, तो 2aq कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p के बराबर, ठीक है। तो इस सूत्र में हम क्या लिख सकते हैं, k स्मॉल p cos थीटा बटे में कितना r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहली बात तो ये हमारे पास आ गई। अब देखिए बच्चों इसमें हमें लेना पड़ता है बच्चों केस, क्या केस, क्यों लेने पड़ते हैं ध्यान दो भी। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ये हमारे पास द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये मेरे पास क्या है द्विध्रुव अक्ष हो गई, ठीक है। इस अक्ष पे निकालना है मान लो हमें विभव, तो बिंदु P कहाँ आना चाहिए, इस अक्ष पे आना चाहिए। तो बिंदु P कहाँ आना चाहिए, इस अक्ष पर आना चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे ही OP जो भुजा है अभी तो यहाँ पे है, थीटा कोण पे है, जैसे ही नीचे आएगी तो कोण थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप ऐसा मान सकते हो बच्चों कि द्विध्रुव की अक्ष पर, द्विध्रुव की अक्ष पर जो थीटा है वो कितना बन जाएगा 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री बनेगा तो ध्यान देना मेरे पास कितना आएगा, विभव बराबर कितना रहेगा के पी कॉस 0 डिग्री बटे में कितना r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और v बराबर कितना बन जाएगा के पी अपन में क्या r का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों इसको और भी इजी करने के लिए आप ये कोई काम कर सकते हो, ये आपको मैंने पढ़ा था कूलाम के नियम में। क्या पढ़ा था अपन ने, ध्यान दो कि जो OP जो भुजा होती है R वो बहुत बड़ी होती है किससे, A से, मतलब R का मान बहुत बड़ा होता है किससे, A से। तो R का जो वर्ग है वो और भी बड़ा होगा किससे, A स्क्वायर से। तो इस पद को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो A स्क्वायर को आप क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो R स्क्वायर की तुलना में। तो जैसी बात आप लिखोगे बच्चों तो आप ये पाओगे कि ये पूरा जो पद है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, v बराबर के पी बटे में r स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए केस 2, केस सेकेंड, ये भी आया हुआ एग्जाम में। अब आपसे पूछे द्विध्रुव की अक्ष पर, सॉरी द्विध्रुव की निरक्ष पर, की निरक्ष पर। अब देखिए ये मेरे पास द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है ए बी। आपको पता है कि जो हमारा निरक्ष है वो कैसा होता है, लंबवत, मूल बिंदु से O से पारित होता है, पारित होती है अक्ष, और क्या होती है लंबवत भी होती है। तो बिंदु P को कहाँ आना पड़ेगा, इस अक्ष पर आना पड़ेगा। तो देखिए जो भुजा OP अभी थीटा कोण पर है, जो जैसे ही B यहाँ पे आएगा तो ये पूरा कोण कितना बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। तो द्विध्रुव की निरक्ष के लिए थीटा का मान कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मान दोबारा उठा के आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। तो आपको पता है बच्चों cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो निरक्ष पे विभव का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है। तो उत्तर कितना लिखोगे, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट मात्रक से ही आपको जवाब देना होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये 2 केस हमारे पास बच्चों हो गए। थर्ड केस जो है बच्चों ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। आपसे पूछा जाता है कि एक बार कि जो विभव है किसकी वजह से, द्विध्रुव के वजह से, इस विभव को आप लिखिए किस रूप में, सदिश रूप में। किस रूप में, सदिश रूप में। तो देखो मैंने क्या लिखा, विद्युत विभव का सदिश रूप मैंने लिखा, ठीक है। तो देखिए V बराबर मेरे पास कुल सूत्र कितना आया था, ये आया था V बराबर के पी cos थीटा बटे में r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर गुणा में cos स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि a का मान बहुत कम होता है r की तुलना में, तो इस पद को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ये पद मान लीजिए मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास पद है ही नहीं, ठीक है। अब देखो जरा गौर से दिखना बच्चों, के पी cos थीटा r स्क्वायर है, हमें इस सूत्र को लिखना है सदिश रूप में, सदिश के रूप में। तो देखो 11th क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों, हमारे पास 2 तरह के होते हैं सदिश के गुणनफल, एक तो होता है अदिश गुणनफल और एक क्या होता है, सदिश गुणनफल,
ठीक है। तो अदिश में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। अदिश गुणनफल में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे अंश के अंदर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, अदिश गुणनफल आएगा। तो मेरे पास के मैंने लिखा, पी वेक्टर मैंने लिखा, फिर मैंने क्या लगाया, डॉट। अब ये समस्या होगी हम यहाँ पे क्या लिखें, भी के तो कांस्टेंट है, दूसरा सदिश सदिश हम क्या लें, सदिश क्या लें। तो देखो बच्चों, बड़े बड़े ही ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, आपकी काम आएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, हल्का सा, ठीक है, हल्का सोचो आप, और आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा बच्चों, द्विध्रुव वाला जो डेरिवेशन था, जो वीडियो आपका मैंने बनाया था, उसमें आपको मैंने कहा था कि ऋणावेश है ये, और ये क्या धनावेश है। तो द्विध्रुव कैसे होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, द्विध्रुव गुण पी वेक्टर इस तरफ होगा, नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये जो ओपी है, ओपी ये कितना है, आर है। तो आप पढ़ चुके हो, आर को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, आर कैप। इसका नाम क्या होता है, एकांक सदिश, याद आया कुछ, दूरी की दिशा में एकांक सदिश, और इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि पी वेक्टर के साथ थीटा कोण पर हमारे पास क्या है, आर कैप है, हमारे पास क्या है, आर कैप है। देखिए ये इस दिशा में क्या बनेगा, मेरे पास आर कैप बनेगा। तो देखो पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से करेंगे अपन, आर कैप के साथ करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, आर कैप आएगा, और नीचे क्या बनेगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो, कैसे करेंगे चेक, ध्यान दीजिए कि मैंने सही लिखा नहीं लिखा। आपसे कहा जाए पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर को आप हल कीजिए, तो आप क्या करते हो, पी का मापांक, आर का मापांक, ठीक है, और कॉस थीटा। तो देखिए पी का मापांक पी, आर का मापांक कितना आएगा, 1। ये नाम ही क्या है इसका, एकांक सदिश नाम होता है। तो गुणा में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। देखिए पी कोष्टक कितना आया, पी वेक्टर डॉट आर कैप आ गया। इसलिए देखो मैंने पी कोष्टक को मैंने क्या लिखा, पी वेक्टर डॉट आर कैप लिखा, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये मेरे पास उत्तर परफेक्ट है। या तो आप आंसर को यहाँ पे छाप लिख दो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, या इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप, और भी आगे बढ़ा सकते हो। कैसे, आप लोग पढ़ चुके हो बच्चों एकांक सदिश, गुलाम के नियम में आपको मैंने समझाया था। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, याद आया कुछ। तो आर वेक्टर बट्टे में कितना बन जाएगा, आर बनेगा। तो इसका उपयोग जैसे ही आप यहाँ पे करोगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो कि जो हर में जो आर है वो नीचे गुणा हो जाएगा। तो नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, के गुणा में है ही, तो मेरे पास क्या बनेगा, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये।